हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम हमारी इस वीडियो में बात करने जाएंगे MP NHM CHO, ESIC, DSSB और नॉर्सेट के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो आप अगर हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो हमारी इस सीरीज़ से जुड़ जाएं और इसी तरह आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस को आप देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है द पेशेंट्स हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन। मीन्स कि पेशेंट की हेल्प को डिटरमाइन किसके बेसिस पर किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं बिहेवियर, बी फैमिली सपोर्ट, सी नॉलेज एंड डी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ना तो फैमिली सपोर्ट के अकॉर्डिंग, ना नॉलेज के बेस पर और ना ही एजुकेशन के बेस पर पेशेंट को डिटरमाइन किया जाता है। पेशेंट को डिटरमाइन किया जाता है उसके बिहेवियर के बेसिस पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ प्रमोशन इन द ओल्डर एडल्ट आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन। मीन्स एल्डरली पर्सन में हेल्थ प्रमोशन या एल्डरली एडल्ट की बात हो रही है, में हेल्थ प्रमोशन के लिए प्राइमरली किस पर फोकस किया जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं ए एडहेरेंस टू मेडिकेशन, बी अवॉइड स्मोकिंग, सी टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर एंड डी है टॉकिंग टू अदर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर। कोई भी पेशेंट है जिसकी हेल्थ प्रमोशन की अगर बात हो और स्पेशली जो ओल्डर एडल्ट की यहाँ पर बात की गई है, तो प्राइमरली मीन्स प्राथमिकता हम किस चीज़ पर फोकस करने को देंगे, तो टीचिंग पॉजिटिव बिहेवियर हेल्थ बिहेवियर, उसके हेल्थ बिहेवियर के लिए टीच करेंगे, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है iatrogenic infection आर इन्फेक्शंस डेवलप्ड ड्यू टू। मीन्स iatrogenic जो इन्फेक्शन है वो डेवलप होता है किसके कारण। तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हेल्थ हॉस्पिटल एडमिशन के कारण, बी थेराप्यूटिक प्रोसीजर, सी एक्सपोजर टू अफेक्टेड पर्सन एंड डी लो इम्यूनिटी। तो जो iatrogenic होता है iatrogenic जो हमारा होता है वो होता है थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स के कारण, जो कि प्रोसीजर के दौरान होने वाला जो इंस्ट्रूमेंटल इन्फेक्शन होता है उसे iatrogenic इन्फेक्शन बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ये हमारे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हीं को हमने हमारी सीरीज़ में इंक्लूड किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। मीन्स कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो कि नर्स और पेशेंट के बीच जो होती है या बातचीत होती है या रिलेशनशिप जो नर्स का पेशेंट से होता है उसे बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रस्ट, बी नॉलेज, सी रिस्पेक्ट एंड डी मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम इस पर डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए ट्रस्ट। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है उसमें ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ट्रस्ट के बेसिस पर ही नर्स और पेशेंट के बीच में जो बातचीत या रिलेशनशिप होती है वो बनती है। अगर पेशेंट को ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 रिस्पॉन्स फ्रॉम अ रिसीवर टू सेंडर इज नोन एज। मीन्स रिसीवर से सेंडर को जो रिस्पॉन्स मिलता है वो उसे मतलब क्या बोलते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए है मैसेज, बी कॉन्टेक्स्ट, सी फीडबैक एंड डी स्टिमुलस। तो जो मैसेज होता है वो इसका आंसर नहीं होने वाला है। बात हो रही है रिसीवर से सेंडर को, मतलब सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, उसके बाद जो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचने के बाद रिसीवर ने जो वापस उसको जवाब दिया उसे बोलेंगे हम, यहाँ पर वो पूछा गया है तो उसे बोलेंगे फीडबैक। रिसीवर वापस फीडबैक देगा, जिसमें ये भी कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें कि सेंडर, रिसीवर और फीडबैक एंड जो ट्रांसमिशन करने के लिए जो तो हमारे जो कम्युनिकेशन में 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें होता है एक तो हमारा होता है सेंडर, एंड होता है रिसीवर, और मेनली तो होता है मैसेज, जो मैसेज भेज रहा है सेंडर वो 3, और 4th हमारा होता है जो चैनल होता है जिसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, एंड हमारा 5th जो होता है वो होता है फीडबैक। तो यहाँ पर इसी फीडबैक की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एथिकल प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा एथिकल प्रिंसिपल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम्स के लिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने नोट लगाया है, मीन्स कौन सा थेराप्यूटिक, कौन सा एथिकल प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी नॉन माल एफिशिएंस, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन बेनिफिशियंस। तो जो ऑटोनॉमी होती है जो कि पेशेंट के पास का एथिकल प्रिंसिपल है, ये होता है। वहीं बात करें पेशेंट के लिए, जस्टिस भी उसका एथिकल प्रिंसिपल में ही आ जाएगा, जस्टिस भी उसे मिलेगा एथिकल में। एंड अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन की अगर बात करें तो यह है नॉन बेनिफिशेंस। नॉन माल एफिशिएंस भी उसका एक गुण है, उसका एक एथिकल प्रिंसिपल है, ताकि कोई गलत काम उसके साथ ना हो सके। तो नॉन बेनिफिशियंस इस एथिकल प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा ये क्वेश्चन, इसका डी आंसर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सी साइट, मतलब किस ऑर्गन से ज़्यादा फैलते हैं या किस ट्रैक्ट से ज़्यादा फैलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए सर्जिकल साइट, बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सी यूरिनरी ट्रैक्ट, एंड डी आइस। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे इस मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट के से फैलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम अगर बात करें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की, तो इसका दूसरा नाम नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी है, जो कि 48 आवर के अंदर होते हैं। आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन जो होते हैं उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं, 48 आवर के अंदर हो जाते हैं। और ये हॉस्पिटल में कंटामिनेशन या फिर और किसी तरह से, जैसे आइट्रोजेनिक या क्रॉस इन्फेक्शन, इस तरह से होते हैं, इन्हें नोसोकोमियल इन्फेक्शंस के अंतर्गत लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री इन फ्लोइंग स्टीम फॉर 30 मिनट each ऑन 3 सक्सेसिव डेज इज, मीन्स वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें मीडियम 100 डिग्री सेल्सियस की जो जलती हुई आग पर रखा जाता है 30 मिनट के लिए, और 3 सक्सेसिव डेज के लिए, 3 दिन के लिए जो रखा जाता है। तो वो किस चीज़ के अंदर होता है, ये विधि किस चीज़ की, या किस चीज़ की मेथड है। ऑप्शन नंबर ए है स्टीम अंडर प्रेशर, बी ऑटोक्लेव, सी टिंडरलाइजेशन, एंड डी इंस्पिसेशन।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है फ्रेंड्स वो जाने वाला है टिंडरलाइजेशन। तो टिंडरलाइजेशन में ही जो मीडियम होता है उसे 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पर फ्लोइंग स्टीम पर 30 मिनट के लिए 3 सक्सेसिव डेज तक रखा जाता है। तो टिंडरलाइजेशन इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो हमारा ऑप्शन है ए ACTH, बी LH, सी FSH एंड डी ADH। तो अगर आपको इन सभी के फुल फॉर्म नहीं पता है तो हम फुल फॉर्म की बात करें। ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वहीं अगर हम बात करें LH की तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वहीं अगर बात करें FSH की तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बात करें ADH की तो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जो हमारे इसमें ऑप्शंस हैं उनके अनुसार जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायरेक्ट जाकर कहाँ पर एक्ट करता है, ये डायरेक्ट जाता है एड्रिनल ग्लैंड पर और वर्क करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें ये अदर जो हार्मोन्स है जो ऊपर लिखे हुए हैं ACTH, LH एंड FSH, तो ये सभी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं या सीक्रेट होते हैं। तो ये सभी होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जो हमारा ADH और ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल इशू के कारण हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था और अब हम फिर से 1 और 2 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वुंड हीलिंग फेजेस अमोंग द फॉलोइंग। मीन्स वुंड हीलिंग की फेजेस इनमें से कौन सी है, जो कि नीचे लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लामेटरी फेज, बी प्रोलिफरेटिव फेज, सी मैचुरेशन फेज, या फिर अगर हम बात करें ऑल ऑफ द एबो। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लामेटरी फेज, ये भी एक वुंड हीलिंग की फेज है। प्रोलिफरेटिव फेज, ये भी वुंड हीलिंग की फेज है। और मैचुरेशन फेज, ये भी वुंड हीलिंग की फेज है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ द एबो है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिए ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन की सीरीज़ में अपनी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा हो और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।